नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम लोकतंत्र 2016 में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। सबकी नजरें फिलहाल असम और पश्चिम बंगाल पर टिकी हुई हैं। असम में दूसरे दौर की 61 सीटों पर वोटिंग के साथ ही यहां मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। प्रदेश में भारी मतदान दर्ज हुआ, जबकि पश्चिम बंगाल में पहले दौर के दूसरे हिस्से की 31 सीटों पर आज वोटिंग हुई। पश्चिम बंगाल में अभी 5 दौर का मतदान बचा हुआ है। दोनों प्रदेशों के ताज़ा हाल हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे कि मतदान केंद्रों की में किस तरह से मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी निभाई। हमारे संवाददाताओं ने दोनों प्रदेशों में सुबह से ही वोटिंग पर पैनी नजरें रखी। हम उनसे भी बात करेंगे। साथ ही तमिलनाडु, पुदुचेरी और केरल की राजनीति की मौजूदा हलचलों से भी आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन सबसे पहले चुनावी सुर्खियां। असम में अंतिम दौर की 61 सीटों पर 82% से ज्यादा मतदान। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत कई दिग्गजों ने डाले वोट। 19 मई को वोटों की गिनती। पश्चिम बंगाल में भी पहले दौर के दूसरे भाग में 80% से ज्यादा वोटिंग। कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की दूसरी सूची। 54 उम्मीदवारों का ऐलान। पीएमके की भी लिस्ट जारी। और डीएमके के घोषणा पत्र में पूर्ण शराबबंदी के साथ लोकायुक्त के गठन की बात। छात्रों और किसानों के लिए भी कई लुभावने वादे। और इस सफर की शुरुआत असम से। असम में मतदान की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। दूसरे और अंतिम दौर में आज 61 सीटों पर रिकॉर्ड वोटिंग दर्ज हुई। भारी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच बड़ी तादाद में मतदाताओं ने मतदान में इसका इस्तेमाल किया। सुरक्षा के लिहाज से 1617 मतदान केंद्रों को अति संवेदनशील करार दिया गया था। ये तस्वीरें हैं असम की राजधानी गुवाहाटी और नगांव की। सुबह 7 बजे से पहले ही लोग मतदान केंद्रों पर पहुंचने लगे। आलम यह था कि कई पोलिंग स्टेशनों पर सुबह के वक्त लंबी लंबी कतारें देखी गईं। पहले 2 घंटों में करीब 16% लोग वोट डाल चुके थे। प्रदेश में 11 बजे तक 36% वोटिंग दर्ज की गई। दिन चढ़ने के साथ वोटिंग में और बढ़ोतरी देखने को मिली। दोपहर 1 बजे तक असम में 60%, तो वहीं 3 बजे तक 70% वोटिंग दर्ज की गई। जोश से लबरेज मतदाताओं ने बड़ी तादाद में मतदान केंद्रों का रुख किया। हम लोग लोकल इश्यूज में ज़्यादा ध्यान देते हैं। जब हम लोग का असेंबली का इलेक्शन होता है तो वही इश्यूज मेनली डेवलपमेंट और वही इश्यूज के बारे में हम लोग सोच रहे हैं। उसी हिसाब से वोटिंग करेंगे। बेसिकली सिक्योरिटी ये बहुत ज़रूरी हो गया अभी सब जगह पर। ज़्यादातर हमारा ये है कैपिटल टाउन या सिटी से अच्छा होना चाहिए। जो हम लोग गाँव एरिया है तो ये सब में सिक्योरिटी ज़्यादा चाहिए। पहली बार वोट डालने वाले युवाओं में खासा उत्साह देखा गया, जबकि बुजुर्ग मतदाताओं की उमंग भी युवाओं से कम नहीं थी। सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए। हाल ही में ग्वालपाड़ा में विस्फोट हुआ था, लिहाजा यहां सुरक्षा बल अतिरिक्त चौकस थे। केंद्रीय बलों की निगरानी के बीच मतदाता घर से बाहर निकले। ये मेरा पहली बार है। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और एंड आई एम एक्साइटेड। एजुकेशन, हेल्थ, फिर एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज, वही सब। असम में दूसरे और अंतिम दौर के मतदान के साथ ही सभी 126 सीटों पर वोटिंग प्रक्रिया मुकम्मल हो गई। दूसरे चरण की 61 सीटों पर 48 महिला समेत 525 उम्मीदवारों ने किस्मत आजमाई। 1 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं के लिए 12,500 से ज्यादा मतदान केंद्र बनाए गए। डेवलपमेंट हम लोग को जरूरी है, इसलिए हम डेवलपमेंट के लिए अभी वोट करने के लिए आए हैं। ये चेंज चाहते हैं हम लोग। लड़कियों को शिक्षा मिले अच्छे से, फिर सुरक्षा मतलब प्रोटेक्शन लड़कियों के लिए बने। दूसरे दौर की 61 सीटों में से कांग्रेस ने 57, बीजेपी ने 35, एजीपी ने 19, बीपीएफ ने 10 और एआईयूडीएफ ने 47 उम्मीदवार मैदान में उतारे। पिछले चुनाव में कांग्रेस और एआईयूडीएफ को इन इलाकों में बड़ी सफलता हासिल हुई थी, लेकिन बदले समीकरण में इस बार बीजेपी को कामयाबी की उम्मीदें हैं। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। और असम में अंतिम जानकारी मिलने तक 82% से ज्यादा वोटिंग आज के चरण में दर्ज हुई है। चुनाव आयोग के मुताबिक अंतिम आंकड़ा आना अभी बाकी है।
at 5 p.m. as per the compilation of our entire SMS-based voter turnout, it is 82.02%. However, as I told you, this 82.02% in Assam. और एक और जहां आम जनता वोट डालने के लिए केंद्रों पर पहुंची तो वहीं कुछ जानी मानी हस्तियों ने भी अपने हक का इस्तेमाल किया। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने असम के दिसपुर में अपना वोट डाला। उन्होंने भरोसा जताया कि प्रदेश की जनता कांग्रेस को एक बार फिर से जीत दिलाएगी। उन्होंने बीजेपी के उस आरोप को भी खारिज किया जिसमें उन पर असम के विकास के लिए कुछ नहीं करने का आरोप लगा था। Fighting this election to win it, and I am confident that the voters of Assam would reward the Congress Party for the good work it has done for the people of Assam in the last 15 years. और वहीं असम गण परिषद के वरिष्ठ नेता और असम के 2 बार के मुख्यमंत्री प्रफुल्ल कुमार मेहता ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। उन्होंने नगांव से अपना वोट डाला। उन्होंने सूबे में बीजेपी एजीपी गठबंधन को बहुमत मिलने का दावा किया। We are fighting this election as a friendly election, and we fight unitedly to dethrone the Congress misrule in Assam. And we hope that in month of May, when result will be coming out, then the non-Congress government will be going to form here. It absolute majority from AGP, BJP, BPF, Tiwa Council. और आज सुबह ही AIUDF अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल ने गुवाहाटी में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। उन्होंने होजाई में अपना वोट डाला। उन्होंने भी सूबे में AIUDF की जीत का दावा किया। कांग्रेस वालों को हमसे उम्मीद रखनी चाहिए। हमें कांग्रेस से कोई खैर की उम्मीद नहीं है, हमेशा बुराई की उम्मीद है। अगर यहाँ हमारा कुछ गड़बड़ होती है तो उसकी 100% जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी के ऊपर होगी। लेकिन ये भी एक चैलेंज है कि इंशाल्लाह हम लोग पूरे माइनॉरिटी इलाके का 2/3 हम लोग लेंगे और 1/3 से भी कुछ कम कांग्रेस वाले लेंगे और कुछ लोग कुछ जगहों पे हमारे झगड़े के बीच में बीजेपी वाले निकाल ले जाएंगे। और देश के लोकतंत्र की खासियत ये भी है कि यहाँ आज भी मतदान का दिन किसी पर्व से कम नहीं माना जाता। इसकी मिसाल आज असम में दूसरे चरण के मतदान के दौरान दिखी। कोकराझार में मतदान के दौरान कुछ बोडो महिलाओं ने अपना पारंपरिक नृत्य किया। इनका कहना था कि इनके खास पर्व बैशाखू की खुशी और मतदान के उत्साह ने इन्हें झूमने पर मजबूर कर दिया। ये वोट देके हम लोग मस्ती से ये डांस किया। 2 दिन में हमारा बैसाखू सीजन आने वाला है, इसलिए हम लोगों के मन में उत्साह है। मतलब वो हमारा वो फेस्टिवल भी आने वाला है और वोट देकर हमको बहुत एंजॉय हुआ। और असम के गुवाहाटी से हमारे संवाददाता विशाल दहिया इस वक्त फोनलाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका रुख करते हैं। विशाल, ये जो 61 सीटें थी, इन पर ज़्यादातर सीटों पर पिछली बार कांग्रेस और AIUDF ने जीत दर्ज की थी। लेकिन अगर 2011 के बाद और जो लोकसभा चुनाव हुए 2014 में, उनमें अगर वोट शेयर देखा जाए तो बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा है। तो ऐसे में क्या उम्मीद की जाए, क्योंकि ये माइनॉरिटी बाहुल्य इलाका है। 40 से ज़्यादा ऐसी सीटें हैं जहां पर 50% से ज़्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं, यानी कि बहुसंख्यक हैं एक तरह से मुस्लिम वहां पर। तो क्या सियासी मायने है और बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती है ये? जी बिल्कुल दीपक, ठीक कहा आपने। आंकड़ों के लिहाज से अगर देखें तो तस्वीर 2011 में जो थी उससे काफी बदल चुकी थी 2014 के लोकसभा चुनाव। लेकिन हम सब लोग देखते रहे हैं कि किस तरह से जो विधानसभा का चुनाव होता है वो और उसके मुकाबले में जो लोकसभा का चुनाव होता है वो उसके जो ट्रेंड्स हैं वो ज्यादातर जगह अलग दिखाई देते हैं। खासतौर पे अगर दोनों चुनाव के बीच साल भर से ज्यादा का फासला हो, और ये दिल्ली में देखा गया, बिहार में देखा गया, आसाम में जरूर बीजेपी ने जो गठबंधन बनाया है AGP और BPF के साथ, उससे थोड़ी सी उनको कहा जाए कि जो रीजनल पार्टीज हैं उनकी ताकत जरूर मिली है। और जो एक मिशन 64 जिसे कहा जा रहा था बीजेपी की तरफ से, यानी कि सत्ता पर कब्जा करना, वो उसकी तरफ बढ़ते हुए जरूर दिखाई दे रहे थे।
पहले चरण का जो मतदान था वो उसमें सीधी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच थी ज्यादातर सीटों पर, लेकिन जैसा कि आपने कहा दूसरा चरण का जो मतदान हुआ है उसमें ज्यादातर सीटें ऐसी हैं जिनमें मुस्लिम बहुल इलाका है, सीधी टक्कर कांग्रेस और एआईयूडीएफ के बीच है। हालांकि ऐसा नहीं है कि बीजेपी इस लड़ाई से पूरी तरह बाहर है। दूसरे चरण में बीजेपी और जो उसके दल हैं एजीपी और पीपीएफ वो भी काफी कड़ी टक्कर में हैं सीटों पर, गुवाहाटी और उसके आसपास के जो इलाके हैं उनमें, और जो बीटीएडी वाले 4 जिले हैं जिनमें बीपीएफ का वर्चस्व पिछले चुनाव में भी देखने को मिला था वहां। लेकिन राजनीतिक लिहाज से देखें तो ये काफी महत्वपूर्ण चरण कांग्रेस के लिए रहेगा, क्योंकि उसे अपनी अगर संख्या बढ़ानी है, उसे वो जादुई आंकड़ा पार करना है विधानसभा में, तो इस चरण का जो मतदान हुआ है उसमें वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। वाकई में ये देखने वाली बात होगी कि इस दौर की जो सीटें हैं जिनको हम बार बार मुस्लिम बाहुल्य सीट्स कह रहे हैं, क्योंकि सियासी नजरिए से काफी महत्वपूर्ण है ये, उन पर किस पार्टी का कैसा प्रदर्शन रहता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विशाल इस तमाम जानकारी के लिए। और अब हम रुख करेंगे पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल में पहले दौर के दूसरे भाग में 80% से ज्यादा वोटिंग दर्ज की गई है। चुनाव आयोग के मुताबिक शाम 5 बजे तक सभी 31 सीटों पर भारी मतदान देखने को मिला। That is Bakura, Paschim Medinipur and Bardhaman district, which went for poll today, and the percentage reported at 5 p.m. because as you know that the closer time is 6 p.m. So the figure reported is 79.51%. पश्चिम बंगाल की 31 सीटों पर आज पहले चरण के दूसरे हिस्से का मतदान हुआ। पहले चरण की ही तरह इस बार भी जनता ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया। इस दौर में जो 5 बजे तक, जैसा कि चुनाव आयोग का मानना है कि करीब 80% वोटिंग हुई है, जो अभी बढ़ सकती है। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के दूसरे हिस्से में 31 अहम सीटों पर मतदान पूरा हो चुका है। सुबह से ही मतदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह दिखा। पहली बार वोट देने वालों से लेकर महिलाएं और बुजुर्गों में वोटिंग को लेकर गंभीर जागरूकता दिखी। मुझे अच्छा लगा, पहली बार वोट किया। महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान दिया जाना चाहिए और बच्चों की शिक्षा की विकास की ओर भी ज्यादा ध्यान दिया जाना जरूरी है। वोट हम ठीक से दिए हैं और सभी देखते हैं वोट ठीक से दे रहे हैं। इस चरण की सीटें राज्य के 3 जिलों पश्चिमी मिदनापुर, बांकुरा और बर्धमान जिलों में पड़ती हैं। पिछले चरण की तरह इस बार भी इलाके के लोगों ने अच्छी तादाद में वोटिंग की। इस चरण में करीब 70 लाख मतदाताओं ने 8,465 पोलिंग बूथों पर वोट डाले। इस चरण की 31 सीटों पर कुल 163 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होना है। पश्चिम बंगाल की कुल 294 विधानसभा सीटों के लिए पहले चरण में 49 सीटों पर मतदान हो चुका है। बाकी बची सीटों के लिए अब 5 चरण बचे हैं। 5 मई को आखिरी दौर के मतदान के बाद 19 मई को नतीजा आएगा। प्रणब गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। और आम लोगों के साथ ही कई दिग्गज उम्मीदवारों ने भी पश्चिम बंगाल में आज वोट डाले। पश्चिमी मिदनापुर से सबांग में कांग्रेस उम्मीदवार मानस भुइयां ने भी मतदान किया। वो इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मानस भुइयां ने चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। उन्होंने चुनाव आयोग और तृणमूल कांग्रेस में साठ-गांठ का आरोप लगाया है। I personally understand that the entire election commission is sleeping like a small baby at the lap of Mamata Banerjee's government. And the role of central force is ridiculous. They are not being utilized, not taken to the operation by the local administration and the government. और पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले से हिंसा की खबरें भी आज मिली। जिले के एक बूथ पर सीपीएम के पोलिंग एजेंट को तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर उसकी पिटाई कर दी, जबकि जमूरिया सीट तृणमूल कांग्रेस और सीपीएम कार्यकर्ता इस सीट पर भिड़ गए। झड़प में कम से कम 5 लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि एक की हालत गंभीर भी है। और यही नहीं, जमूरिया के एक पोलिंग स्टेशन पर 2 बम से भरे बैग भी बरामद हुए। सीपीएम और कांग्रेस ने हिंसा के लिए सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने तृणमूल कांग्रेस पर चुनावी प्रक्रिया में मनमानापन बरतने का आरोप लगाया। এর মধ্যেই
নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। বুথের পর বুথে হাঙ্গামা চলছে, মোটরবাহিক বাহিনীর দাপাদাপি চলছে, কোমরে পিস্তল পেটে মদ নিয়ে তৃণমূলের বাইক বাহিনী এলাকার পর এলাকায় সন্ত্রস্ত করে নির্বাচনের প্রক্রিয়াটাকে হাস্যস্কর করে তোলার চেষ্টা করছে। और इस दौर में कुछ अहम चेहरों की बात करें तो सूची में नारायणगढ़ से सीपीएम नेता सूर्यकांत मिश्रा, खड़गपुर सदर से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष, खड़गपुर सदर से ही विधानसभा में सबसे वरिष्ठ सदस्य 91 साल के ज्ञान सिंह सोहनपाल कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। सबांग से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मानस भूंइया के बारे में हमने आपको बताया। बरजोरा से टीएमसी के टिकट पर बंगाली फिल्म स्टार सोहेम चक्रवर्ती मैदान में हैं। ये कुछ अहम चेहरे हैं जिनकी किस्मत इस दौर पे दांव पर लगी हुई है। और फोन लाइन के जरिए हमारे संवाददाता प्रणव गोस्वामी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रणव, 80% से ज्यादा वोटिंग हुई है, क्या कुछ समीकरण बन रहे हैं, क्या कुछ वर्ड ऑफ माउथ चल रहा है इस वोटिंग को लेकर फिलहाल? ये देखिए, वैसे पश्चिम बंगाल के लिए कोई नई बात नहीं है। यहाँ के वोटर्स हमेशा से ही उत्साह में रहते हैं और हमेशा से ही जो मतदान का प्रतिशत है वो बीते कई चुनावों से लगभग इतने ही वोटिंग प्रतिशत 80% से ज्यादा ही रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन इस बार जो बड़ी बात यह है कि जो शिकायतें मिली हैं चुनाव आयोग को विपक्षी दलों की तरफ से कि कई जगह पर जो तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता के ऊपर ईवीएम मशीन से छेड़छाड़ की ये या फिर इस पूरी मतदान की प्रक्रिया को प्रभावित करने के जो आरोप लगे, उसके मद्देनजर चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया है कि जहां भी 90% से ज्यादा वोटिंग होगी या 10% से कम वोटिंग होगी, वहां पर उसको जांच की जाएगी और जरूरत पड़े तो वापस उन जगहों पर रीपोलिंग होगी, जैसा कि हमने पहले दौर में भी देखा कि वाकई में। और इस बारे में कुछ जो राजनीतिक दल है उन्होंने चुनाव आयोग से शिकायत भी की थी कि जहां बम्पर वोटिंग हुई है वहां कहीं ना कहीं शायद उनको लगा कि दाल में कुछ काला है, लिहाजा चुनाव आयोग ने फैसला किया है कि 90% से ज्यादा वोटिंग कहीं होती है तो वहां पुनर्मतदान भी हो सकता है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल में चौथे दौर के लिए नाम वापसी का काम भी आज खत्म हो गया। चौथे दौर की 49 सीटों के लिए 25 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। वहीं पांचवें दौर की 53 सीटों के लिए आज नामांकन भरने का काम भी पूरा हो गया है। 4 अप्रैल से इस दौर के लिए नामांकन भरने का सिलसिला शुरू हुआ था, जिसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत कई दिग्गजों ने अपनी दावेदारी पेश की। इस दौर में कई आला नेताओं की किस्मत का फैसला भी होना है। पांचवें दौर की सभी 53 सीटों के लिए 30 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। इसके साथ साथ छठे और अंतिम दौर के लिए आज से नामांकन भरने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। 18 अप्रैल तक उम्मीदवार इस दौर की 25 सीटों के लिए नामांकन भर सकते हैं, जबकि 19 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 21 अप्रैल तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकते हैं। 5 मई को इस दौर के साथ ही पश्चिम बंगाल में मतदान की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे तमिलनाडु की। सोलह मई को होने वाले तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 30 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। इस सूची में सबसे बड़ा नाम बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष तमिलसाई सुंदरराजन का है, जो वीरूगंबकम से विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी। इससे पहले बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी करते हुए 54 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया था। तमिलनाडु की कुल 234 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। और इस बीच डीएमडीके में बगावत के बाद अब तमिल मनीला कांग्रेस में भी बगावत तेज हो गई है। टीएमसी के वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी के डीएमडीके पीपल्स वेलफेयर फ्रंट से हुए गठबंधन पर सवाल उठाए हैं। वरिष्ठ नेता पीटर अल्फांसो और एसआर बालासुब्रमण्यन ने इस गठबंधन को पार्टी के मकसद से अलग बताया है। दोनों नेताओं ने वापस कांग्रेस में जाने की ओर भी इशारा किया है। आपको बताएं कि तमिलनाडु में जीके वासन की अगुवाई वाली तमिल मनीला कांग्रेस शनिवार को डीएमडीके पीपल्स वेलफेयर फ्रंट में शामिल हो गई थी। गठबंधन में सभी दलों के बीच सीट का बंटवारा भी हुआ, जिसके तहत डीएमडीके 104 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, एमडीएमके 29 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। तमिल मनीला कांग्रेस के खाते में 26 सीटें आईं। वहीं वीसीके, सीपीएम और सीपीआई को 25-25 सीटें दी गई। डीएमडीके नेता विजयकांत को गठबंधन के मुख्यमंत्री के पद के तौर पर जो उम्मीदवार हैं उनके तौर पर घोषित पहले ही कर दिया गया था। और तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए डीएमके ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी अध्यक्ष एम करुणानिधि ने इसे जारी किया।
इसमें पार्टी ने राज्य में पूर्ण शराबबंदी के साथ ही लोकायुक्त के गठन का वादा भी किया है। इसके अलावा सत्ता में आने पर आमजन खासकर किसानों को स्मार्टफोन देने की घोषणा भी की गई है। इस स्मार्टफोन का खर्च भी सरकार उठाएगी। पार्टी ने किसानों का ऋण माफ करने के साथ ही राज्य के शहरी इलाकों में पहले चरण में बस स्टैंड, सरकारी कार्यालयों, कोर्ट परिसरों, अस्पतालों और पुस्तकालयों में वाईफाई सेवा देने का वादा किया है। बाद में इसे पूरे राज्य में लागू किया जाएगा, ये भी कहा गया है। छात्रों को 3G और 4G सुविधायुक्त लैपटॉप और टैबलेट देने का भी वादा किया गया है। साथ ही राज्य में अलग से सिंचाई मंत्रालय का गठन करने का DMK ने वादा किया है। इसके अलावा 50,000 से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती की बात कही गई है। करुणानिधि ने कहा है कि चुनाव घोषणा पत्र तैयार करने में जो एक समिति बनाई गई थी, उसने जिलेवार जाकर सभी वर्ग के लोगों के साथ बातचीत की, चर्चा की और फिर इसे तैयार किया। और तमिलनाडु में PMK ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। 45 उम्मीदवारों की सूची में पार्टी के दिग्गज नेता अरुमुगम समेत कई नामचीन लोग शामिल हैं। PMK तमिलनाडु में सभी 294 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पार्टी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अंबुमणि रामदास को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाया है और जल्द ही PMK उम्मीदवारों की अगली सूची भी जारी करेगी। पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि PMK गठबंधन में चुनाव लड़ेगी, लेकिन अब ऐसी स्थिति नजर नहीं आ रही है। इस खबर के बाद अब रुख करेंगे केरल का। सालों तक भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा रहे श्रीसंत अब क्रिकेट की पिच छोड़कर चुनावी मैदान में उतर गए हैं। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से श्रीसंत बीजेपी के उम्मीदवार हैं। इस नई चुनौती पर राज्यसभा संवाददाता रविंद्र सिंह शोराण ने श्रीसंत से खास बातचीत की। क्रिकेट में अपनी पारी खेलने के बाद अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर रहे श्रीसंत राजनीति में अपनी पारी शुरू करने के लिए तैयार हैं। वो केरला के त्रिवेंद्रम जिले से बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर अपनी किस्मत इस बार आजमा रहे हैं। तो राजनीति में पारी की शुरुआत हो रही है, किस तरीके से आप उद्घाटन करने जा रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही प्यार और बहुत ही इज्जत मिल रहा है इधर और भगवान की शुक्र है। सेंट्रल जैसे अमित शाह जी और मोदी जी सब ने बहुत एनकरेजमेंट से बात किया, इवन अरुण जेटली सर, सारे बीजेपी के लीडर्स ने मुझे बहुत हेल्प किया है इधर भी, केरला में भी, स्टेट गवर्नमेंट में भी। तो बहुत अच्छा लग रहा है, वो भी स्टेट की कैपिटल के उधर से कॉम्पीट कर रहा हूँ। तो इतना प्यार और इतना मोहम्मद मिल रहे हैं, तो कोशिश करूँगा कि जीत के इनके लिए भी कुछ करें। आप का जो बैकग्राउंड है वो पॉलिटिकल नहीं है, खेल से आप लगातार जुड़े रहे, भारत का नाम रोशन किया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। यहाँ के क्या क्या अहम मुद्दे आपको लगता है कि जो खासतौर पर युवाओं को अगर आप एड्रेस करें तो वो आपको उठाने की जरूरत है? युवाओं को बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो लोग भी पॉलिटिकल साइड में आए, क्योंकि हमारे जोश और जुनून वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो मेरा यही दावा है कि सबको आना चाहिए और अपनी स्टेट को इम्प्रूव करना। स्टेट इम्प्रूव होने से या डिस्ट्रिक्ट इम्प्रूव होने से, डिस्ट्रिक्ट इम्प्रूव होने से स्टेट इम्प्रूव होता है, स्टेट इम्प्रूव होने से देश इम्प्रूव होता है। वही मोदी जी भी बोलते हैं, हर बंदा, हर कोई अपने आप के फैमिली को देखभाल करे तो देश अपने आप बढ़ जाता है। श्रीसंत जी, क्या क्या अहम मुद्दे आप सबसे मिल रहे हैं? उम्रदराज लोगों से मिलना हुआ, युवाओं से मिलना हुआ, शिक्षकों से, सब हर क्षेत्र के लोग से आपको मिलना हुआ है। क्या क्या समस्याएं, क्या क्या मुद्दे हैं जो पिछले कई साल से यहाँ की सरकारें नहीं सुलझा पाई? हाँ जी, यही से ही पता चला कि यही के माता जी लोग वगैरह बोल रहे थे कि बहुत लोग आते हैं और वादा करके जाते हैं, इसलिए हम वोट ही नहीं करते। तो इन सब से यही एहसास होता है कि हमें कुछ करना ही चाहिए। ये थे श्रीसंत, जिनका कहना है कि वो जनता के लिए काम करेंगे और अगर इस बार चुन के जाते हैं तो क्रिकेट और समाज सेवा के बीच और राजनीतिक सेवा के बीच एक समन्वय स्थापित करने की कोशिश करेंगे। और इस बार उनको उम्मीद है कि बीजेपी केरला विधानसभा में अपना खाता जरूर खोलेगी। त्रिवेंद्रम से कैमरामैन चेतन शर्मा के साथ रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टेलीविजन। लोकतंत्र में आज इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।